हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज इसी कड़ी के अंतर्गत अपन बात करने वाले थे जो पशु परिचर को लेकर। तो पशु परिचर के अंतर्गत जो आपका भाग ब है उसको लेकर जो एमसीक्यूज़ की अपन ने सीरीज चला रखी थी, तो अपन डेली की डेली लगभग 50 क्वेश्चनों की अपन बात करते हैं। और मैंने बताया था कि आपका लगभग 80% सिलेबस इन्हीं एमसीक्यूज़ से होने वाला है। अभी डेली आपको क्लासेस मिल रही है, कोशिश करेंगे कि एक दिन आपकी महामैराथन रखी जाए जिसके अंतर्गत आपके टॉप जो 1000 क्वेश्चन होंगे उनकी अपन लाइव क्लास रखेंगे। तो चलिए आज विदाउट किसी टाइम वेस्ट के आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर का कि भारत में मुख्यतः कौन सी भैंस पाई जाती है। तो मैं आपको बता दूं, पहले तो दो भैंसें होती है, एक तो होती है आपकी जलीय भैंस होती है और एक होती है आपकी दलदली भैंस होती है ना। अगर बात करें कि भैंसें कितनी होती हैं, दो प्रकार की होती है, दलदली भैंस भी होती है और जलीय भैंसें होती है। लेकिन आपके पूछे क्या गया है कि भारत के अंतर्गत कौन सी पाई जाती है, तो मैं बात करूं कि जो आपका रिवर भैंस यानी कि जो जलीय भैंसें होती है ये आपकी कहाँ पे पाई जाती है, भारत के अंतर्गत पाई जाती है। तो भारत की कौन सी ये आपकी भैंसें पाई जाएगी, आपकी जलीय भैंस या जलीय, या फिर इंग्लिश के अंतर्गत उसे क्या कहा जाता है, रिवर बफेलो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, काफ़ी शानदार आंसर निकल के आता है। दलदली भैंस है जी, ये मुख्यतः क्या होता है, विदेशों में पाई जाती है। विदेशों के अंतर्गत क्या पाई जाती है, आपकी दलदली भैंसें पाई जाती है। चलिए बात करें कि ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है, तो ब्लैक डायमंड गाय को कहा जाता है, बकरी को, भैंस को या फिर भेड़ को। तो आपको पता होगा कि जो ब्लैक डायमंड है वो किसे कहा जाता है, जो आपकी भैंस होती है उसे अपन क्या कहते हैं, ब्लैक डायमंड कहते हैं। अब हम बात करें कि आपके पास में वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि जलीय भैंस यानी कि जलीय भैंस कौन सी है, आपकी इंडियन भैंस या भारतीय भैंस। तो इंडियन भैंस या भारतीय भैंस कौन सी है, भारतीय भैंस का नाम क्या होगा, तो बुवेलिस कार्बनेसिस हो जाएगा, बुवेलिस बुवेलिस हो जाएगा, बोस इंडिकस हो जाएगा, बोस टार्सस हो जाएगा। तो अपन इसका राइट आंसर की अपन बात करें, जो आपका बुवेलिस कार्बनेसिस होता है ये आपका होता है आपके कीचड़ वाली, या अपन बात करें कि दलदली भैंस का, किसका, दलदली भैंस का। लेकिन अपने भारत के अंतर्गत कौन सी पाई जाती है, जलीय भैंस है। तो जलीय भैंस का नाम होता है वो क्या हो जाता है, बुवेलिस बुवेलिस नाम हो जाता है। अगर मैं बात करूँ बोस इंडिकस, ये आपकी क्या है, भारतीय गाय का नाम, भारतीय गाय का नाम, भारतीय गाय का नाम क्या है, बोस इंडिकस। अगर बोस टॉर्सस की बात की जाए या टार्सस की बात की जाए तो ये कौन सी हो जाती है कि विदेशी गाय, विदेशी गाय है। विदेशी गायों का क्या है साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम, बोस टार्सस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बोस टार्सस है विदेशी गाय है, ये इंडियन गाय है। अगर बात करूँ बुवेलिस, बुवेलिस इंडियन या भारतीय आपकी भैंस हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, आपकी विदेशी भैंस हो जाएगी या दलदली भैंस हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि अपन ने जैसे ऊपर पढ़ा कि रिवर भैंस है, जो आपकी जलीय भैंस था उसका नाम क्या था। अब बताना है कि आपकी दलदली भैंस है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो बुवेलिस कार्बनेसिस हो जाता है। तो अपन ने पहले ही बात कर ली, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। मैं बात करूँ कपरा हिरकस किसका नाम है, बकरी का नाम है। ध्यान रखना आपको, कपरा हिरकस किसका नाम है, बकरी का नाम है। ओविसेरिस किसका नाम है, भेड़ का नाम है। अगर मैं बात करूँ बुवेलिस, बुवेलिस क्या है, ये आपकी जलीय भैंसों का नाम है। तो चारों चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको चारों चीज़ समझ में आ गई तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसके अंतर्गत तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। मैं बात करूँ जलीय भैंस के मांस को क्या कहा जाता है, तो जलीय मांस की भैंस को अपन क्या कहते हैं, बफन कहते हैं। तो ध्यान रखना क्या कहा जाता है, बफन कहा जाता है। अगर मैं बात करूँ कि बछड़े की, जो गाय भैंस के बछड़े वगैरह होते हैं उसके मांस को क्या कहते हैं, अपन बील कहते हैं। तो इसका भी ध्यान रखना। अगर अपने पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है कि बफन किसे कहते हैं, जलीय भैंसों के मांस को कहा जाता है। अगर व्हील की बात की जाए तो जो बछड़े वगैरह पाए जाते हैं उनके मांस को व्हील कहा जाता है। केरा बीफ की बात की जाएगी तो ये आपकी दलदली भैंसें होती है ना, उसके मांस को क्या कहा जाता है, केरा बीफ कहा जाता है। और आपका बीफ होता है वो किसका होता है, आपका गाय का मांस को बीफ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि स्वयंप या दलदली भैंस के मांस को क्या कहते हैं। तो इसके मांस को क्या कहते हैं, केरा बीफ कहते हैं। तो अपन ने पहले बात कर ली कि जो केरा बीफ होता है वो किसका होता है, आपकी दलदली भैंसों का मीट को क्या कहते हैं, अपन केरा बीफ कहा जाता है। चलिए मैं बात करूँ कि चिकन, चिकन क्या होता है, आपके जो मुर्गी का मांस होता है उसे कहते हैं बीफ। किसके मांस को कहा जाता है, गाय के मांस को बीफ कहा जाता है। और बफन होता है, बफन किसका होता है, भैंस के मांस को, जो भारतीय भैंस होती है उसके मांस को, भैंस को मांस को बफन कहा जाता है। बात करें जलीय भैंसों में गुणसूत्र की संख्या कितनी पाई जाती है, वो 50 पाई जाती है। अगर यही चीज़ पूछी जाए आपको कि दलदली भैंस
जिसे कि स्वयं भैंस कहा जाता है, तो उसमें गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है वो 48 पाई जाती है। यानी कि भारतीय जो भैंस होगी उसमें ज़्यादा पाए जाएंगे, 50 पाए जाएंगे, और जो विदेशी या दलदली भैंस होगी उसमें क्या पाई जाती है, आपके कम पाए जाते हैं, 48 पाए जाते हैं। चलिए, भैंस की किस नस्ल के सींग हशियानुमा या दरातीनुमा होते हैं? हशियानुमा आपको सिक्किल सेफ भी लिखा हो सकता है ना, सिक्किल सेफ। सिक्किल सेफ हॉर्न किस में पाए जाते हैं? तो यानी कि दरातीनुमा या फिर हशियानुमा जो आपके सींग होते हैं वो कौन सी भैंस की नस्ल में होते हैं? तो मुर्रा में होते हैं, सूरती में होते हैं, मेहसाना में होते हैं, भदावरी में होते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि जो सूरती है इसके अंतर्गत आपके क्या होंगे, जो सूरती के जो सींग है वो आपके क्या होंगे, हंसियाकार और दरातीनुमा पाए जाते हैं। और यह नस्ल सामान्यतः अजमेर में पाली जाती है, तो इसका भी ध्यान रखना। अगर गाय की बात की थी तो अपने क्या, जो आपकी रेंडी के नाम से जानी जाती है गिर गाय, गिर गाय को आपके अजमेर के अंतर्गत रेंडा कहा जाता है। और ये आपकी गाय की नस्ल अजमेर में कौन सी पाली जाती है सर्वाधिक? वो पाई जाती है आपकी कौन सी, रेंडा के नाम से जानी जाती है गिर गाय। तो गिर गाय सर्वाधिक पाई जाती है। लेकिन अगर भैंस की बात की जाए तो सूरती आपके अजमेर पाली, अजमेर वाले ज़िले में सर्वाधिक देखने को मिलती है, और इसके ही दरातीनुमा सींग होते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैंस की मुर्रा नस्ल के लिए सही विकल्प चुनिए। क्या मुर्रा भैंस है वो देहली भैंस है? या बात करें सींग जलेबी आकार के होते हैं, सर्वाधिक दूध उत्पादन है, रंग जेट ब्लैक होता है, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ से क्या हो जाता है राइट आंसर। ये सभी करेक्टर दिए गए हैं वो आपका क्या दिए गए हैं, भैंस के मुर्रा नस्ल के करेक्टर दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ से क्या हो जाता है, काफ़ी शानदार आंसर निकल के आता है। भैंस की भदावरी नस्ल के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। कि आपको बताना है कि भदावरी नस्ल है उसके बारे में सही विकल्प कौन सा दिया गया है कि भदावरी नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थान आगरा है, जो आपका यूपी के अंतर्गत है। बात करें शरीर वी आकार का होता है, या फिर अपन बात करें सर्वाधिक वसा जो 13% पाई जाती है, जो भदावरी भैंस की नस्ल है उसमें पाई जाती है। सर्वाधिक गर्मी सहनशील होती है, रंग तांबेनुमा होता है, या उपरोक्त सभी। तो अपन बात करें कि भदावरी नस्ल की, तो भदावरी नस्ल के ये सभी करेक्टर इंपॉर्टेंट है, और यही क्या है, उपरोक्त सभी सही है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन है आपका 100% एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाएगा। इसी एमसीक्यूज में अब आपको पता चला होगा कि पूरी थ्योरी, जो आपकी पूरी कंप्लीट थ्योरी थी वो यहीं से कवर हो गई है आपकी, क्योंकि जो मुख्य मुख्य लक्षण थे वो आपको देखने को मिल गए, जो करेक्टर थे वो, है ना। क्योंकि अगर बात करें भदावरी का उत्पत्ति स्थान आगरा माना जाता है, और उसका शरीर वी आकार का होता है, विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और सर्वाधिक वसा पाई जाती है वो अगर नस्ल में बात की जाएगी तो कौन सी, भदावरी नस्ल भैंस की नस्ल में पाया जाता है। और अगर आपके पशुओं के अंतर्गत या एनिमल में पूछा जाए तो भेड़ के अंतर्गत सर्वाधिक वसा पाई जाती है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक गर्मी सहनशील होती है भदावरी नस्ल, तांबे जो रंग होता है उसका तांबेनुमा होता है, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाता है। बात करें भैंस की कौन सी नस्ल की पूंछ चारा चरते समय पूंछ जमीन को स्पर्श करती है? यानी कि जो आपके जो पशु है वो जब चरता है तो कौन सी नस्ल है जिसकी पूंछ है वो जमीन को टच करती है जब भी वो चारा चरती है तब? तो वो कौन सी होती है, आपकी नीली रावी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें भैंस की नीली रावी नस्ल से संबंधित सही विकल्प कौन सा है? अपन बात करें कि नीली रावी को आपको पंचकल्याणी कहते हैं, या फिर अपन बात करें माथे पर सफ़ेद रंग का टीका होता है, बोल आइस पाई जाती है, या उपरोक्त सभी। तो अपन बात करें ये सभी करेक्टर किसके हैं, नीली रावी आपकी जो नस्ल होती है उसके करेक्टर हैं। नीली रावी के और क्या करेक्टर हो सकते हैं, माथे पे सफ़ेद टीका होगा, उसके साथ ही जो चारों टांग होगी उन पे भी क्या सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। उसके अलावा जो अंतिम सिरा होता है पूंछ का वो भी आपका क्या होगा, सफ़ेद पाया जाएगा। पंचकल्याणी कहते हैं, बोलाइज होती है, और उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ये पंजाब का सतलज नदी के पास का एरिया होता है उसके पास में जो नीली रावी नदी है उसके पास में ये पाई जाती है, तो इसीलिए इसका नाम नीली रावी पड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, भैंस की कौन सी नस्ल शरीर सबसे भारी भरकम होता है? यानी कि भैंस की सबसे भारीतम जो नस्ल है वो कौन सी है? ये अपन बात करें शरीर से भारी वाली नस्ल होती है वो कौन सी होती है? तो वो होती है आपकी जाफराबादी। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, भैंस की जो भारवाही नस्ल है या भारी नस्ल है, भारवाही नहीं भारी नस्ल, तो वो कौन सी है, जाफराबादी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, भैंस की कौन सी नस्ल को छोटे हाथी के नाम से जाना जाता है? तो जो भारी होगी उसे तो अपन क्या कहेंगे, हाथी कहेंगे। तो जो छोटा हाथी कहा जाता है वो मिनी एलिफेंट कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है, आपकी जाफराबादी को ही कहा जाता है, क्योंकि ये नस्ल क्या होती है, भारी होती है। तो आपको विशेष रूप से आपको इसका ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, भैंस की मेहसाना नस्ल संबंधित सही विकल्प है। तो मेहसाना नस्ल है उससे संबंधित क्या सही है
कि इसका शांत स्वभाव होता है, ये इसका लंबा दूध काल होता है, इसका संकरण जो मुर्रा और सुरती से हुआ है या उपरोक्त सभी। तो अपन बात करें, ये सभी करैक्टर दिए गए हैं, ये आपके मेहसाना नस्ल के दिए गए हैं कि इसका एकदम शांत स्वभाव होता है, बिल्कुल सही बात है। इसका दूध काल लंबा होता है, सबसे लंबा दूध काल भैंसों के अंतर्गत होता है वो किसका होता है, आपका मेहसाना का होता है। और यह क्या है, क्रॉस से तैयार की गई है, मतलब कि संकर नस्ल है ये, इसको ध्यान रखना कि संकर नस्ल है। किस किस से तैयार की गई है, मुर्रा और सुरती से। अगर इसकी ट्रिक भी है वो देखो आपके सामने लिखी हुई है, MS, मतलब कि मेहसाना, दूसरा एम से आएगा मुर्रा और सुरती, यानी कि MMS, मुर्रा और मेहसाना और सुरती। तो ऐसे आपको याद रह जाएगा, मुर्रा और सुरती के क्रॉस से बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, भैंस की नागपुरी नस्ल से संबंधित सही विकल्प है। नागपुरी नस्ल से संबंधित सही विकल्प क्या है, इसका उत्पत्ति स्थान जो आपका नागपुर का अकोला है वहाँ से माना जाता है। इसे इलीचीपुर भैंस भी कहा जाता है, ये सबसे हल्की भैंस होती है। तो ये सभी करेक्टर क्या है, आपके नागपुरी नस्ल के हैं और एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, भैंस की टोडा नस्ल से संबंधित सही विकल्प कौन सा है। तो टोडा नस्ल से संबंधित सही विकल्प कौन सा होगा, उद्गम स्थान है वो दक्षिणी भारत होता है, सबसे उपद्रवी भैंस है, या दूध सबसे लंबा व सुगंधित होता है, या परोक्षवी। तो ये सभी करेक्टर दिए गए हैं, जो आपकी टोडा है उसी का क्या हो जाता है, नस्ल के करेक्टर हो जाते हैं। यह क्या हो, इसका उत्पत्ति स्थान टोडा है, इसका उत्पत्ति स्थान दक्षिणी भारत माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। सबसे उपद्रवी होते हैं, मतलब कि यह सबसे ज़्यादा उपद्रवी मानी जाती है, और जो ज़्यादा उपद्रवी होता है वो अच्छी चीज़ें ही देता है। तो क्या होगा, इसका दूध भी क्या होता है, सुगंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, काफ़ी शानदार आंसर निकल के आता है। भैंस की सबसे छोटी आकार की नस्लें कौन सी है। तो सबसे छोटी आकार की बात की जाए तो वो कौन सी होगा, जयरांगी हो जाएगा। लेकिन अगर जयरांगी ऑप्शन में नहीं हो तो आपको नागपुरी करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भैंस की नस्लों में उद्गम स्थल से संबंधित सही विकल्प कौन सा है। तो उद्गम स्थल बताना है आपको। मुर्रा नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थान आपका पंजाब व हरियाणा और दिल्ली का क्षेत्र माना जाता है। सूरती नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थान जो बड़ौदा गुजरात के अंतर्गत है वो माना जाता है। नीली रावी का जो फिरोजपुर है वो माना जाता है। जाफराबादी का जो काठियावाड़ का क्षेत्र है उसे माना जाता है। या महसाना का जो महसाना गुजरात का क्षेत्र है उसे उत्पत्ति स्थान माना जाता है। तो अपन बात करें, जितने भी उत्पत्ति स्थान दिए गए हैं वो एकदम सही दिए गए हैं, मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका जो F है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, कि ये सभी उत्पत्ति स्थान आपके क्या हो जाते हैं, राइट आंसर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, भैंस नस्ल सुधार एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है। अपन ने गायों के जितने भी प्रजनन केंद्र थे वो अपन ने पढ़ लिए थे, उनको अच्छे से याद रखना है। भैंस का जब बात की जाएगी कि भैंस नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है कि वो कहाँ पर है। आपका वल्लभनगर में है, बस्सी में है, हिंगोनिया में है, या जोधपुर में है। तो अपन बात करें कि जो आपके भैंस का नस्ल सुधार एवं प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर है, तो वो आपका वल्लभनगर के अंतर्गत स्थित है। अब बच्चे ऐसे सोचेंगे वल्लभनगर कहाँ है आपका, वो है आपका उदयपुर के अंतर्गत। तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, भैंस नस्ल पूछ रहे तो डायरेक्ट आपको वल्लभनगर उदयपुर करना है, और गाय का पूछे तो आपको बस्सी जयपुर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भैंस में गर्मी के लक्षण कब प्रकट होते हैं, दिन में होते हैं, रात में होते हैं, शाम के समय या दोपहर के समय। तो जो आपके गर्मी के लक्षण होते हैं ना वो आपके रात में प्रकट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। और इसी के अंतर्गत क्या होती है, आपकी साइलेंट हीट पाई जाती है। भैंस के अंतर्गत क्या होगी, साइलेंट हीट पाई जाती है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, भैंस के पानी में नहाने व तैरने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो विनिंग कहते हैं, ब्लोविंग कहते हैं, वेलोविंग कहते हैं, या सकलिंग कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि आपके पास में दो ही टर्म कंफ्यूज करेगी, एक तो ब्लोविंग और एक वेलोविंग। तो अगर वेलोविंग आती है तो इसके अंदर वी से स्टार्ट होगा वेलोविंग में, जो इसे क्या कहते हैं अपन, रंबाना कहते हैं। इसे तो क्या कहेंगे, रंबाना कहेंगे। लेकिन वेलोविंग इसके अंदर जिसके अंदर डब्लू आ जाए ना, वेलोविंग के अंदर डब्लू आएगा तो डब्लू से वाटर भी होता है और वेलोविंग भी होता है। तो वाटर यानी कि तैरने की क्रिया कहाँ में होती है, आपकी पानी में ही होती है। तो इससे ध्यान रखना कि जो वेलोविंग की क्रिया है वो आपकी क्या है, पशु के जो आपके भैंस है उसका पानी में नहाने व तैरने की क्रिया को कहा जाता है। तो इसको अच्छे से याद रखना है, इन दोनों ही टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। इसका मतलब यानी कि भैंस का रंबाना होता है और इसका मतलब क्या होता है, भैंस का तैरना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। बात करें भैंस के श्वसन गति प्रति मिनट कितनी होती है, तो वो होती है 16 से 18। मैंने पहले बता दिया था कि भैंस की श्वसन गति है वो 16 से 18 प्रति मिनट होती है। बात करें भैंस के प्रथम यौनावस्था कब मानी जाती है, तो 30 से 36 माह मानी जाती है। आपको ध्यान रखना है, भैंस की प्रथम यौनावस्था कब आती है, आपकी 30 से 36
माह होती है। लेकिन देसी गाय की बात की जाएगी तो देसी गाय की लगभग आपके 24 माह के लगभग हो जाती है। लेकिन विदेशी गाय की बात की जाएगी तो 18 माह के अंतर्गत वह यौवनावस्था में आ जाती है। तो भैंस की बात करें तो भैंस आपकी 30 से 36 माह के अंतर्गत हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। भैंस के गर्भकाल का कितने दिन का होता है, तो आपको पता ही होगा कि जो आपका 310 दिन है तो वो कितना होता है, आपके 310 दिन का भैंस का गर्भकाल माना जाता है। मैं बात करूँ 281 दिन, ये आपका क्या होगा, गाय के गर्भकाल हो जाएगा। अगर 148 दिन, ये आपका किसका होगा, भेड़ का गर्भकाल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, भैंस की नाड़ी गति प्रति मिनट कितनी होती है, तो भैंस की नाड़ी गति होती है 40 से 45 प्रति मिनट होती है आपकी नाड़ी गति भैंस की, 40 से 45 प्रति मिनट नाड़ी गति भैंस की होती है। बात करें भैंस की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है, तो अभी 17 है। अगर और अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। जो नया डेटा आएगा ना, अपन नए डेटा के अंतर्गत सभी चीज़ों का बात करेंगे कि गाय की कितनी नस्लें हैं अभी, भैंस की कितनी हैं, तो सभी को अपन बात कर लेंगे नए डेटा के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, गाय भैंस का औसतन आयु कितने वर्ष की मानी जाती है, तो गाय व भैंस की औसतन आयु है वो 20 से 23 वर्ष मानी जाती है। ये अपन ने एज डिटर्मिनेशन किया था, उस क्लास के अंतर्गत भी दिया गया है। अगर आप लोग अगर थ्योरी क्लास नहीं देखी ना तो उसको भी जाके देखना, स्पीड से चाहे 2x करके देख लेना, उससे क्या होगा कि आपका फास्टली रिविजन भी हो जाएगा और काफ़ी नई चीज़ें भी देखने को मिलेगी। चलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। गाय भैंस के आवाज़ को क्या कहते हैं, तो आवाज़ का जल्दी मैं वीडियो लाऊंगा कि आवाज़ कितने प्रकार के होनी चाहिए, कैसे कैसे आवाज़ होते हैं और किसके आवाज़ को क्या कहा जाता है। तो अपन बात करें जो आपका गाय व भैंस का आवाज़ होता है उसे शेड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। भैंस प्रजाति का उद्भव स्थान माना जाता है, यानी कि जो भैंस का उत्पत्ति स्थान माना जाता है, इसे किससे माना जाता है, तो वो हो जाता है आपका भारत, यानी कि भारत में ही उत्पत्ति मानी जाती है आपकी भैंस की। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, ये अब आपको बैठ गए यानी कि सिप के आपको क्या देखने को मिलेंगे, नाम देखने को, सॉरी क्वेश्चंस वगैरह देखने को मिलेंगे। तो जितने भी भैंस के क्वेश्चन बनते थे वो अपन ने कवर कर लिए, इसके अलावा और भी कुछ बनते हैं तो मैं आप लोगों को और वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। अब बात करेंगे भेड़ की, तो भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मैंने आपको पहले बताया था कैप्रा हिरकस है, ये किसका है, बकरी का नाम है। बॉस इंडिकस किसका नाम है, जो आपकी देसी गाय है, देसी गाय का नाम है। बुबेलिस बुबेलिस किसका नाम है, भैंस का नाम है। ओविसेरिस किसका है, भेड़ का नाम है, तो मैंने पहले ही बता दिया था ओविसेरिस किसका नाम है, भेड़ का नाम है। कपरा इल्कस है वो आपका बकरी का नाम है। बोस इंडिकस आपके देसी गाय का है। बुबेलिस बुबेलिस आपके भैंस का नाम हो जाता है। भेड़ की आवाज़ को क्या कहते हैं, तो अभी जैसे अपन ने बात किया था शेड किसके आवाज़ को कहते थे अपन, गाय व भैंस के। जो गाय व भैंस के आवाज़ को अपन क्या कहते हैं, जो आपका क्या होता है, शेड होता है। लेकिन अपन बात करें पेन, पेन किसके आवाज़ को कहा जाता है, भेड़ की आवाज़ को कहा जाता है। रेवड़ किसे कहा जाता है, बकरियों के झुंड को रेवड़ कहा जाता है। फ्लोक किसे कहा जाता है, फ्लोक आपके भेड़ के झुंड को कहा जाता है। समझ में आ गई होगी आई होप। तो अपने बात की शेड किसके आवाज़ को कहते हैं, अपन गाय व भैंस के आवाज़ को शेड कहते हैं। पेन आपके भेड़ की आवाज़ को कहा जाता है। फ्लोक भेड़ के झुंड को कहा जाता है। रेवड़ आपके बकरियों के झुंड को कहा जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भेड़ की आंखों के चारों ओर ऊन काटना क्या कहलाता है, तो जो आयरिंग होती है, आई नाम से पता चल रहा है आयरिंग, तो आयरिंग का मतलब क्या होता है, आपके जो भेड़ के आंखों के चारों ओर की जो बाल वगैरह है या ऊन वगैरह है उनको काटना आयरिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें, भेड़ के शरीर की ऊन कतरने की क्रिया क्या कहलाती है, तो जो अगर अपन बात की आंखों की, तो आंखों के अगर बालों को काट रहे हैं आंखों के आसपास हो तो उसे आयरिंग कहा जाता है। और जो शेयरिंग है ये आपके शरीर के, यानी कि जो आपके शरीर के ऊन कतरते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ऐसे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। मरी हुई भेड़ से ऊन उतारी गई ऊन को क्या कहते हैं, तो जो मर जाती है भेड़ फिर उनसे शरीर से ऊन उतारी जाती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, उसे पुल्ड ऊन कहते हैं। पुल्ड ऊन क्या किसे कहते हैं अपन, जो मरी हुई भेड़ें होती है उनके शरीर से ऊन को उतारना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। बात करें विश्व में सर्वाधिक भेड़ें कौन से देश में पाई जाती है, तो विश्व में सर्वाधिक भेड़ें हैं वो आपके ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत पाई जाती है, तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। पशु के शरीर के आंतरिक परजीवियों को नष्ट करना कहलाता है, तो आपके जो आंतरिक परजीवी होते हैं जो पशुओं के अंतर्गत, तो उसको नष्ट करना क्या कहलाता है, तो डोजिंग कहलाता है, डस्टिंग कहलाता है, डॉकिंग कहलाता है या हॉकिंग कहलाता है। तो डोजिंग होती है उसे अपन क्या कहते हैं, जो पशु के आंतरिक परजीवियों को नष्ट करने की क्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन बात करें, पशु के शरीर के बाह्य परजीवियों को नष्ट करना क्या कहलाता है, वो अंदरूनी अगर शरीर के अंदर है उन परजीवियों को नष्ट कर रहे हैं तो वो तो डोजिंग कहलाती है। लेकिन अगर बाह्य परजीवी को नष्ट करते हैं तो उसे अपन डस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, डस्टिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, पशुओं के शरीर के बाह्य परजीवियों को मारने के लिए दवा को टब में डुबो
डुबोने की क्रिया, यानी कि जो दवाइयों को टब में डुबोते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं, उसे डिपिकिंग कहते हैं, डिपिकिंग कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अपन बात करें डस्टिंग की, डस्टिंग क्या कहते हैं, जो आपके बाहरी परजीवियों को मारने के लिए जो यूज़ की जाती है क्रिया, उसे डस्टिंग कहते हैं। शेयरिंग क्या होती है आपकी, तो शेयरिंग की अपन बात करिए, आगे आपकी और टर्मिनोलॉजी आएगी उसके अंतर्गत बता दी जाएगी, लेकिन अपन ने पहले भी बात की। शेयरिंग क्या होती है, जो आपके ऊन कतरते हैं, जो पूरे शरीर का बाहर से अपन ऊन कतरते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं। आयरिंग क्या होती है, जो आंखों के पास की ऊन को हटाना, अपन आयरिंग कहते हैं। शेयरिंग क्या होगा, पूरे शरीर की ऊन को हटाना। डोजिंग क्या कहलाती है आपकी, जो अपन क्या करते हैं, आंतरिक परजीवियों को मारते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, डोजिंग कहते हैं। तो चारों टर्मिनोलॉजी आई होप आपको समझ में आई होगी। बात करें, एक नर मेढा एक वर्ष में कितने भेड़ों को गर्भित करवा सकता है, यानी कि जो मेल सिप, यानी कि जो मेल भेड़ होगी, जो मेल भेड़ होगी जिसे कि मेढा कहा जाता है, तो उस भेड़ के द्वारा, यानी कि जो आपका मेढा है उसके द्वारा एक वर्ष में कितनी भेड़ों को गर्भित कर सकता है, तो वो 30 से 40 भेड़ों को क्या कर सकता है, गर्भित कर सकता है। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, मौसम ऋतु के आधार पर प्रजनन की क्रिया किस पशु में पाई जाती है। तो मौसम ऋतु के आधार पर जो प्रजनन की क्रिया होती है वो भेड़ के अंतर्गत पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हीट किस पशु में पाई जाती है। जो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हीट पाई जाती है वो आपकी भेड़ के अंतर्गत पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। किस पशु के दूध में क्लोराइड आयन पाया जाता है, तो वो भेड़ के दूध के अंतर्गत ही क्लोराइड आयन सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। भेड़ के गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है, तो 54, यानी कि 54 होती है जो आपके भेड़ के गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। अगर मैंने बात की अभी भैंस की बात की थी अपन ने, तो जो अपनी भारतीय भैंसें हैं उसमें 50 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और भारत जो विदेशी या दलदली भैंसें हैं उसके अंतर्गत आपके 48 क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। अपन बात करें भेड़ के अंतर्गत गुणसूत्र होते हैं वो 54 पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। भेड़ के समूह को क्या कहते हैं, अपन फ्लॉक भी कह सकते हैं और रेवड़ भी कह सकते हैं। रेवड़ आपके जनरली बकरी के लिए यूज होता है, लेकिन बकरी और भेड़ दोनों के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, भेड़ के मांस को क्या कहते हैं, तो अपन ने पहले बात की थी, जो भेड़ का मांस होता है उसे मटन कहा जाता है। तो मटन को देखकर आप कंफ्यूज नहीं होना, कहीं आप सोचो कि बकरे के मांस को मटन कहा जाता है, बकरे के मांस को नहीं, भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है। चेवन होता है वो बकरी के मांस को कहा जाता है, यानी बकरे या बकरी की मांस को चेवन कहा जाता है। चिकन आपके मुर्गी के मांस को कहा जाता है। पोर्क आपके सुअर के मांस को कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है कि भेड़ के प्रसव होने की क्रिया क्या कहलाती है। तो भेड़ के बच्चे को अपन लैम्ब कहते हैं, और बच्चे देने की क्रिया को क्या कहेंगे, लैम्बिंग कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लैम्बिंग किसे कहेंगे, जो भेड़ में प्रसव होने की क्रिया है वो लैम्बिंग कहलाती है। बात करें काविंग किसे कहते हैं, काविंग जो आपके गाय भैंस बच्चे देने की क्रिया या प्रसव करने की क्रिया काविंग कहलाती है। किडिंग आपके बकरी के बच्चे देने की क्रिया, प्रसव करने की क्रिया क्या कहलाती है, आपकी किडिंग कहलाती है। अगर मैं बात करूँ हैचिंग, हैचिंग क्या है कि मुर्गी के अंडे से बच्चे का बाहर आना, 21 दिन बाद में बच्चा बाहर आता है, उसे अपन क्या कहते हैं, हैचिंग कहते हैं। तो आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है कि भेड़ में समागम की क्रिया किसे कहते हैं। तो ये जो भेड़ के अंतर्गत समागम की क्रिया है वो क्या कहलाती है, आपकी सर्विंग कहलाती है, कपलिंग कहलाती है, टपिंग कहलाती है, या वीडर कहलाता है। अगर मैं बात करूं कि जो आपके समागम की क्रिया है, सर्विंग है, सर्विंग में किस किस समागम की क्रिया होती है, गाय व भैंस की जो समागम की क्रिया है वो किस क्या कहते हैं, अपन अपन सर्विंग कहते हैं। अपन बात करें कपलिंग, ये किसके अंतर्गत होती है, आपके सुअर के अंतर्गत होती है। अगर टपिंग की बात की जाए तो भेड़ के अंतर्गत जो समागम की क्रिया है उसे अपन टपिंग कहते हैं। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना, भेड़ से 2-3 क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वीडर की अपन बात कर ही चुके हैं पहले, अपन ने काफी बार बात कर ली। बात करें भेड़ के बधियाकृत नर को क्या कहते हैं, तो जो आपका भेड़ के अंतर्गत बधियाकृत नर है उसे अपन वीडर कहते हैं। आई होप आप अपन ने पहले भी इसकी बधियाकृत की बात की थी, इसके ऊपर भी मैं एक कंप्लीट वीडियो लेके आऊंगा। बधियाकृत नर क्या कहलाते हैं, बधियाकरण की विधियां कौन कौन सी है, चीरा लगाकर है, आपके डायरेक्ट जो इलास्ट्रेटर रबड़ के द्वारा भी कर सकते हैं, है ना, इन सभी चीज़ों की अपन बात करने वाले हैं। तो भेड़ का बधियाकृत नर है वो क्या कहलाता है, आपका वीडर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, भेड़ के नवजात बच्चे को क्या कहा जाता है, तो मैंने बता ही दिया कि लेम्बिंग क्या होती है, जो बच्चा देने की क्रिया, और लैम्ब किसे कहेंगे, उसके नवजात बच्चे को कहा जाता है। बकरी के नवजात बच्चे को किड कहा जाता है, और जो आपके मुर्गी का बच्चा होता है उसे चिक कहते हैं। पिगलेट है जो आपके सुअर के बच्चे को कहा जाता है। तो आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, भेड़ के प्रौढ़ नर को क्या कहते हैं, तो भेड़ का जो नर होता है वो प्रौढ़ उम्र में आ जाता है, या प्रौढ़ नर होता है उसे अपन रैम कहते हैं, और जो प्रौढ़ मादा होगी उसे अपन क्या कहते हैं, अपन
ईव कहते हैं ना, इसका भी विशेष रूप का वो ध्यान रखना है। जो प्रौढ़ मादा होगी उसे ईव कहते हैं और प्रौढ़ नर होगा उसे अपन क्या कहते हैं, रेम कहते हैं, तो ध्यान रखना। और डोई होती है, ये अपन किसके नर को कहेंगे अपन, ये आपके बकरी के जो प्रौढ़ नर होता है उसे अपन डोई कहते हैं। और नैनी होती है जो प्रौढ़ मादा होती है बकरी की, उसे नैनी कहा जाता है। तो आई होप आपको चारों चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन बात करें, भेड़ के प्रौढ़ मादा को क्या कहते हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया, जो ईव है वो अपन क्या कहते हैं, भेड़ की प्रौढ़ मादा को ईव कहा जाता है। अपन ने डोई की भी बात कर ली, नैनी की बात कर ली और पिगलेट्स की भी अपन ने बात कर ली। कि अपन बात करें कि डोई क्या है, तो डोई क्या होता है आपका, जो बकरी का जो नर होता है यानी कि प्रौढ़ नर होता है उसे अपन डोई कहते हैं। जो प्रौढ़ मादा होगी बकरी की उसे नैनी कहा जाता है। पिगलेट्स आपके क्या होते हैं, जो आपके सुअर के बच्चे होते हैं उसे पिगलेट्स कहा जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भेड़ की श्वसन गति प्रति मिनट कितनी होती है, तो भेड़ की श्वसन गति होती है वो 12 से 20 होती है प्रति मिनट। तो इसकी एक टेबल बनाकर आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा वीडियो के माध्यम से, जिससे आप आसानी से याद कर पाओगे किसकी कितनी श्वसन दर है, किसका कितना बॉडी टेम्परेचर है और किसके कितनी जो नाड़ी गति होती है वो कितना होता है। तो इन सभी चीज़ों का मैं कंप्लीट सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिससे आसानी से याद हो पाएगा। बात करें श्वसन गति कितनी है आपकी, 12 से 20 प्रति मिनट होती है भेड़ के अंतर्गत। भेड़ और बकरी की नाड़ी गति की अगर प्रति मिनट बात की जाए तो नाड़ी गति होती है वो आपकी होती है 70 से 80 प्रति मिनट। जो नाड़ी गति होगी 70 से 80 प्रति मिनट क्या होती है आपकी नाड़ी गति होती है भेड़ व बकरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन बात करें, भेड़ बकरी के शरीर का औसतन तापमान कितना होता है, तो 39 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर अपन फ़ारेनहाइट की बात करें 102 डिग्री फ़ारेनहाइट माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, काफ़ी शानदार आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद बात करें, भेड़ का मध्य चक्र कितने दिन का होता है, तो वो 16.5 दिन का होता है। 16.5 दिन का क्या होता है आपके भेड़ का मध्य चक्र का दिन, वो क्या होता है, मध्य चक्र का समय होता है। अगर बात करें कि आपके गाय भैंसों के अंतर्गत जो मध्य चक्र के दिन होते हैं वो कितने होते हैं, 21 दिन माने जाते हैं। तो गाय भैंसों के अंतर्गत 21 दिन होते हैं और जो आपका भेड़ होता है उसमें 16.5 दिन माने जाते हैं। तो आई होप आज का वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।